बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल है। यानी यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव में देख रहे हैं कि ये माइनस कॉट एक्स है, यानी एक्स पर डिपेंड कर रहा है। वाई को कोफिशिएंट भी यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिएबल है। तो ऐसे केस में हम इसको उसके लिए सॉल्व करने के जो मेथड होते हैं डिफरेंट, उनका यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले जो मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग ए नॉन इंटीग्रल का यूज़ करेंगे, यानी मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग ए नॉन इंटीग्रल। लेकिन वो नॉन इंटीग्रल जो है हमको पहले फाइंड ही करना होता है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, तो उसका हम लोग यूज़ करते हुए इसका यूज़ करेंगे। यानी और उसमें भी हमारे शॉर्टकट मेथड में कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं, तो उनका यूज़ करते हुए हम पर्टिकुलर पहले इंटीग्रल फाइंड करते हैं और उसके बेस पर हम फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पहले से ये है क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट अगर नहीं लिखा तो 1 होता है, तो जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो फिर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कंपेयर कर देते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, यानी d2y/dx² प्लस p इंटू dy/dx प्लस qy=r से कंपेयर कर देंगे। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी हमें मिलेगा dy/dx का कोफिशिएंट जो p है उसकी वैल्यू मिल जाएगी dy/dx का कोफिशिएंट माइनस कॉट x के इक्वल और y को कोफिशिएंट q, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट माइनस का कॉट x है, जिसे अगर सॉल्व करें तो -1 प्लस का कॉट x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में r की वैल्यू जो है वो e⁻x sin x के इक्वल है। अब यहाँ पर आसानी से देख रहे हैं कि जिस मेथड का यहाँ पर यूज़ करेंगे वो मेथड है, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग नॉन इंटीग्रल का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और उसके लिए हमने बताया कि इंटीग्रल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं, तो उन सिंपल टेस्ट का यूज़ करेंगे। उनमें से एक पूरी लिस्ट है, एक डिडक्शन है, लेकिन उसमें से हम जिसका यूज़ करेंगे वो ये है। यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं, यानी 1 + p + q। पहले इसकी वैल्यू निकालते ही ये टेस्ट है। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो हम बता देंगे कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या हमको मिलेगा। तो 1 + p की वैल्यू पुट करते हैं। p की वैल्यू माइनस का कॉट x है और q की वैल्यू यहाँ पर -1 प्लस कॉट x निकली है, तो ये प्लस का कॉट माइनस कॉट को कैंसिल कर देंगे, -1 + 1 से कैंसिल होकर 0 आ जाएगी। ये टेस्ट यानी हमारा सफल रहा, सक्सेस रहा कि 1 + p + q = 0 आ गया। और यहाँ पर अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं सो y e⁻x इज़ ए पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो ये पर्टिकुलर जब इंटीग्रल यहाँ पर हो चुका है तो हम इस डिफरेंशियल यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये मान सकते हैं। लेट y e⁻x इंटू वी इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे, और v की वैल्यू जैसे आ जाएगी यहाँ पुट करेंगे। इस तरीके से हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो उसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी ज़रूरत पड़ेगी और सेकंड डेरिवेटिव की। तो इसी को हम डिफरेंशिएट करके x के रिस्पेक्ट में 2 बार हम दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इसे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने सॉल्यूशन में फर्स्ट लाइन पे इक्वेशन नंबर 1 डाल के देंगे। हम इसमें लिखा हुआ हमारे यहीं पर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए तैयार कर लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट करके। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगले पेज पर, अगले स्टेप में ये हम लोग देखेंगे।
तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे y के, यानी dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास जो फंक्शन है e⁻x इंटू वी है, देख लीजिएगा पीछे लिखा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, यानी v का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन को वैसा ही लिख दें, यानी b को फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x होगा, तो वो इतना ही रहेगा। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत है, तो इसको अगेन x के रिस्पेक्ट में पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो ये मिल जाएगा, और इसमें फर्स्ट सेकेंड लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो d2v/dx² हो जाएगा, प्लस आपकी ये सेकेंड फंक्शन वैसे ही रहेगा, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन e⁻x का e⁻x होता है, और ये dv/dx एज इट रहा। ये तो इस पहले वाले की बात हो गई। अब हम इसकी वैल्यू निकालें, हालांकि ये तो y की वैल्यू ही है और इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर हम दोबारा डिस्कशन कर लें इसके बारे में कि फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो e⁻x और डिफरेंस e⁻x और सेकेंड फंक्शन को वैसे रखेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं ये दोनों टर्म लाइक टर्म में एक जैसे हैं, तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो हमारे सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx² की जो वैल्यू मिली है वो e⁻x d2v/dx², और ये हो जाएगा सेकेंड टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स e⁻x dv/dx हो जाएगा, और प्लस इस टाइम को लिख देंगे e⁻x इंटू वी लिख देंगे। जब हमने इतना लिख दिया है, तो अब हम यूज़ करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने डाल दिया था, और उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यूजिंग दीज वैल्यूज़ दीज इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया उसमें, तो वहाँ पर देख लीजिए सेकंड डेरिवेटिव सबसे पहले आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड की थी, उसके बाद माइनस cot x है, और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये पुट कर दें वैसे ही e⁻x d2v/dx², सॉरी ये वैल्यू है, प्लस 2 टाइम्स e⁻x dv/dx प्लस e⁻x इंटू वी, और फिर इसके बाद माइनस cot x था उस, और यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको यहाँ पर जो फाइंड किया था वो वैल्यू लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे हम यहाँ पर, यानी e⁻x dv/dx प्लस e⁻x इंटू वी, और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है उस टर्म को लिखेंगे -1 cot x y, और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस का साइन है, हमारे पास जगह कम है, तो इसको हम ये अगली स्टेप में, मतलब अगले नेक्स्ट नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1 - cot x था, और फिर हमें y की वैल्यू यहाँ पर पुट करना थी, जो कि e⁻x v मानी थी, और राइट हैंड साइड में विदाउट एनी चेंज लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में जो भी लिखा है, यानी e⁻x इंटू sin x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, और इससे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होके क्या होगा ये हमें सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो हम इसमें सेकंड ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, सबसे पहले तो हम देखेंगे e⁻x हर एक टर्म में आ रहा है, तो e⁻x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, और इसको हम ब्रैकेट ओपन भी करते हुए चलेंगे। ये वाले ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा d2v/dx²। तो इस स्टेप में e⁻x से हर एक टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, और साथ में कुछ अगर कैलकुलेशन कर सकेंगे सिंपली तो वो कर देंगे। हालांकि ब्रैकेट ज़्यादा ओपन करेंगे तो कैलकुलेशन में चलिए अच्छा कर देते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉट का इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cot x इंटू dv/dx, और ये माइनस का हो जाएगा cot x, और इसमें b में मल्टीप्लाई हो जाएगी कि x से डिवाइड कर चुके हैं। और इस ब्रैकेट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, v का कोफिशिएंट हमें ज़रूरत थी वो हमें मिल गया है, यानी 1 - cot x, और ये v का कोफिशिएंट, क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव के कोफिशिएंट की और v के कोफिशिएंट की तलाश होगी, और राइट हैंड साइड में e⁻x इंटू sin x है, एज इट लिखा रहने दें।
अब यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ये दोनों टर्म मिल रहे हैं, इनमें से कॉमन ले लेंगे डी ओवर डी एक्स को, और फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव एज इट लिख देंगे डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव में। और ये जो v का जो कोफिशेंट यानी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है डी वी ओवर डी एक्स का कोफिशेंट नज़र आ रहा है वो 2 है, और यहाँ पर डी वी ओवर डी एक्स का कोफिशेंट माइनस का कॉट एक्स है जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये डी वी ओवर डी एक्स का कोफिशेंट है। और फिर इसके बाद में हमें v के कोफिशेंट को कलेक्ट करके लिख लेना चाहिए। यहाँ पर ये कोफिशेंट 1 है, इसमें नहीं लिखा तो 1 होगा, और यहाँ पर v का कोफिशेंट माइनस का कॉट एक्स है। इनको अगर ब्रैकेट में रख दिया जाए तो पहचानना आसान होगा, क्योंकि अगला ये v कोफिशेंट है वो माइनस का 1 माइनस कॉट एक्स। किस चीज़ को पहचानना आसान होगा कि ये प्लस का है और ये पूरी वैल्यू माइनस है, कैंसिल होके 0 आसानी से दिखाई पड़ रहा है। राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं e टू द पावर x साइन x के इक्वल है। इस तरीके से हमारे पास ये सेकेंड डेरिवेटिव बचा हुआ है, और सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशेंट बचा है v का विद रिस्पेक्ट टू x, और फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशेंट बचा है 2 माइनस कॉट x बचा हुआ है, जो कि डी वी ओवर डी एक्स यहाँ लिख दिया। और v का कोफिशेंट 0 हो चुका है तो टर्म जो है उसका नहीं लिखा जाएगा। राइट हैंड साइड में e टू द पावर x इंटू साइन एक्स है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर जो डी वी ओवर डी एक्स है उसको मान लेते हैं कि डी वी ओवर डी एक्स को अगर हम p के इक्वल मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे तो हो जाएगा डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा डी पी ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अगर हम 2 मानें तो ये रिड्यूस हो जाएगा। इसे कर सकते हैं हम डी पी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं। अगले स्टेप में इसे लिख सकते हैं डी पी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस 2 माइनस कॉट एक्स इंटू, इसको हमने p माना था, और राइट हैंड साइड में है p टू द पावर x इंटू साइन एक्स। इस तरीके से हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको मालूम ही है कि इस तरीके का होता है, इसको हम अलग से बता दे रहे हैं, जिससे आप इंक्लूड ना करिएगा अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फार्म ये स्टैंडर्ड फार्म ये होती है डी वाई ओ डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है, और इसमें हम वाई को कोफिशिएंट को पहले लेते हैं और उससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर पी इंटू डी एक्स होता है, और जब ये फाइंड कर लेते हैं हम लोग सॉल्व करने के बाद, उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू, जो कि राइट हैंड साइड में होता है, और उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इंटीग्रेट कर देते हैं और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। वही काम हमें यहाँ पर करना है, बस डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह पर p हो चुका है, और यहाँ पर इसलिए p का कोफिशिएंट देखा जाएगा जो कि 2 माइनस कॉट एक्स है, जो p के इक्विवेलेंट है, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। कंपेयर कर लीजिएगा आप माइंड में। तो इस तरीके से अगले स्टेप में हम अगले पेज पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू देख रहे हैं ई टू द पावर इंटीग्रेशन p मीन्स यहाँ पर 2 माइनस कॉट एक्स है, जैसे कि हमने कंपेयर करके देखा था, और इंटीग्रेट करना होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें भी एक्स ही है तो वही रहेगा, और इनको अलग अलग हम इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी इंटीग्रेट करना होगा हमें ये 2 का, और माइनस इंटीग्रेट करना होगा कॉट एक्स का। आपको मालूम है कि यो कांस्टेंट 2 है, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो 2 को हमने बाहर ले लिया, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और कॉट का इंटीग्रेशन हम लोगों को याद होता है log ऑफ साइन x होता है। इसको हम 2 अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं, यानी e की पावर 2x इंटू ई टू द पावर माइनस का log ऑफ साइन x। इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और इसकी पावर को अगर हम प्लस करना चाहें तो इसको अपान में ले आए, यानी अपान में ले आएंगे तो पावर ई की प्लस हो जाएगी, ई की पावर लॉग साइन एक्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं ई की पावर लॉग हो तो ये एक दूसरे से हट जाते हैं, तो ई की पावर 2x ये तो हटने के बाद ओनली यहाँ पर बचेगा साइन एक्स बचेगा। ये कैसे आए डिटेल में अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, फिलहाल अभी हम यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्ट ही लिखना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसका सोल्यूशन जैसे कि अभी हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो था आया था लास्ट में, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया था, तो उसका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हम लिख दे रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर क्यू तो हम नहीं लिखेंगे
और यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड में है वही क्यों होता है, इसकी वैल्यू ही पुट कर देते हैं e⁻x इंटू साइन एक्स, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, और इंटीग्रेट करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर जोड़ेंगे, वो हम यहाँ पर c1 जोड़ेंगे, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि ये हमारा सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। इसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 है तो दो कांस्टेंट होंगे, तो एक हमने यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर दिया तो इसका नाम c1 दिया, दूसरे वाले को c2 दे देंगे। अब यहाँ पर हम पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखें जो अभी फाइंड की लास्ट में e⁻2x अपान साइन x के इक्वल है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये e⁻x यहाँ पर वैल्यू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है, और राइट हैंड साइड में जो हमारी, हाँ एक चीज़ यहाँ पर शायद कुछ गलत, हमने e⁻x से डिवाइड किया था तो एक चीज़ यहाँ पर गलत चल रही है। पूरे इक्वेशन को आपने डिटेक्ट कर लिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 से ऊपर देखिए, जब हमने बोला था कि पूरी इक्वेशन को हम सबसे पहले e⁻x से डिवाइड करेंगे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में तो ध्यान रखा और राइट हैंड साइड में पहुँचते पहुँचते किसी वजह से भूल गए, तो e⁻x यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि पूरी इक्वेशन को e⁻x से डिवाइड किया जा चुका है और ओनली हमारा जो q की जगह पर है वो साइन x ही है, तो इसमें काट दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 तक काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो हमने इसको dB/dx को p लिखा था, वहाँ पर भी ये इक्वेशन जब रिड्यूस होकर इतना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया था, तो यहाँ पर अब q के इक्विवेलेंट यानी साइन x है q की वैल्यू, तो बस ठीक टाइम पर ये याद आ गया, q की वैल्यू जो है वो यहाँ पर e⁻x कट जाएगा और ये ओनली साइन x आएगा। तो यहाँ पर साइन x लिखा हुआ है और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो लिखेंगे e⁻2x अपान साइन x है। उम्मीद है कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा और p इंटू e⁻2x अपान साइन x हो जाएगा, और तो हमारे पास बचेगा e⁻2x dx प्लस का c1। तो e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x होता है और x का जो कोफिशिएंट है 2 वो यहाँ पर अपान में आ जाएगा। हम लोग जैसे जानते हैं कि इंटीग्रेशन e⁻x होता है, बस कोफिशिएंट जो भी है उससे डिवाइड कर देंगे प्लस का c1। तो p इंटू e⁻2x अपान साइन x, ये पूछ सकते हैं आप तब तक जब तक कि हम चैनल चला रहे हैं इस समय। और अब हम यहाँ पर जो p है p की वैल्यू रखेंगे, उससे पहले ये जो टर्म, ये फैक्टर जो नज़र आ रहे हैं उनको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जो होगा साइन x का तो हो जाएगा 1/2 को हम पहले लिख देंगे और e⁻2x को, उसके बाद साइन का यानी साइन x का तो हो जाएगा मल्टीप्लाई और e⁻2x का डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही c1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन x का और डिवाइड हो जाएगी e⁻2x है, तो e⁻2x से 2x से फर्स्ट वाले जो टर्म है उसमें तो कैंसिल हो जाएगा और p जो अपनी तरफ से हमने माना था उसे वापस कर देंगे dv/dx, और हमें ज़रूरत है v की वैल्यू की ज़रूरत है, जो dv/dx आ चुका है तो v भी निकाल सकेंगे हम, जो आ चुका है 1/2 साइन x और प्लस का c1 इंटू यहाँ पर इस पावर को अगर ऊपर ले जाएं तो e⁻−2x इंटू साइन x ये हो गया। तो इसको हम इंटीग्रेट करके आसानी से v की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, यानी या तो सेपरेट करें या इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको b मिलेगा, यानी इसको इस तरीके से लिख भी दे रहे हैं dv/dx इंटू dx x के रिस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटू में कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर देंगे, साइन x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, कांस्टेंट c1 को बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन करना है e⁻−2x इंटू साइन x। आप इसमें फार्मूला यूज़ करते हुए डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या फिर अभी हम इसको डिटेल में बता देंगे। dx से dx हट जाएगा और इंटीग्रेशन से d हट के ओनली लेफ्ट हैंड साइड में v बचेगा, और
राइट हैंड साइड में 1/2 पहले से लिखा हुआ है, उसको हम लिख देंगे और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड में C1 अगला टर्म था, C1 बाहर था और हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसे हम अलग से करके इंटीग्रेशन ले आएंगे और यहाँ पर इस वैल्यू को रख देंगे जो e की पावर -2x इंटू साइन एक्स है, इसका अलग से इंटीग्रेशन करके इसमें रख देंगे। इसलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल के इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो फिर हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से कर लेते हैं। जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री साइन या कॉस एक साथ आते हैं तो उनका ये कॉमन तरीका है, आप इसको डिनोट कर लो, आई से डिनोट कर लो। और इसमें वैसे तो हम लोग एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकंड फंक्शन ही मानते हैं, लेकिन साइन कॉस के साथ में हो तो इसे फर्स्ट फंक्शन भी माना जा सकता है, इसको सेकंड। और फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर हाईलाइट, फर्स्ट फंक्शन फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी साइन का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x होता है, फिर -2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 2 इंटू एक्स का, तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन जो कर चुके तो वो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स है, dx ये हो गया। ये माइनस को यहाँ पर हम लोग शुरू में लिख देंगे, तो ये आई के बराबर चल रहा है -e⁻²x, आई हमने माना था जो में जिसका इंटीग्रेशन करना था, यानी e⁻²x साइन एक्स का। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये 2 कांस्टेंट बाहर है, दे सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा e⁻²x इंटू कॉस एक्स dx बचेगा। इसमें भी हम सेम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, यानी उसी ऑर्डर में रखेंगे, e⁻x को फर्स्ट ही मानेंगे इसको, क्योंकि एक बार और करेंगे तो जो आई था दोबारा वापस हमको मिल जाएगा, यानी जिसको इंटीग्रेशन करना था वो दोबारा हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम, यही प्रोसीजर होता है यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन एज इट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और हम लोग जानते हैं कि कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2x है तो -2x का डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो -2 इंटू 1 हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन करना होगा जो कि साइन एक्स हो जाएगा, और जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर शायद हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया है, तो हम बता दें फार्मूला, तो ये हमने यूज़ किया है ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह कि 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। उम्मीद है कि ये आप लोग पहले ही समझ चुके होंगे। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड में आई के इक्वल चल रही है, तो आई इज इक्वल टू -e⁻²x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 टाइम्स e⁻²x इंटू साइन एक्स, और ये -2 कांस्टेंट बाहर निकल के से प्लस बना देगा 2, और जो इंटीग्रेशन ये उसके बाद में जो वैल्यू बची हुई है वो कोई और नहीं बल्कि हमने जिसको इंटीग्रेशन किया था, करना चाह रहे थे, वही है जिसको हमने आई से डिनोट किया था, तो इसको भी हम आई से ही यहाँ पर डिनोट करके करेंगे दोबारा से। तो आई के बराबर चल रहा है -e⁻²x इंटू कॉस एक्स माइनस 2, ब्रैकेट ओपन करें, 2 का अंदर इंटू हो रहा है, e⁻²x इंटू साइन एक्स, और ये -2 और 2 का इंटू करेंगे 4 टाइम्स हो जाएगा। जैसे कि अभी बोला था ये वैल्यू आई के इक्वल है, तो इसे आई बोल दें। इसको लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे ताकि हम आई की वैल्यू निकलना है। ये 4i उधर पहुंचा तो प्लस हो गया, और यहाँ पर ये 2 टर्म है और ये दोनों ही माइनस में आए हैं हमारे, और इन दोनों टर्म में कॉमन भी है माइनस, और e⁻²x, तो इसमें बचा है हमारे पास cos x प्लस का, और 2 टाइम्स यहाँ बचा है sin x, इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। और ये 5 टाइम्स i की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई है, e⁻²x cos x प्लस का 2 sin x, तो इसे आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे i इज इक्वल टू -1/5 e⁻²x
कॉस एक्स प्लस का 2 टाइम्स साइन एक्स। इसके लिए फार्मूला भी होता है, उसका भी आप डायरेक्ट यूज़ करते हुए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसका भी यूज़ करते हुए डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते थे। तो इसका यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि आई जो है एक्चुअल में इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स है, जो कि वैल्यू आ चुकी है -5 ई टू द पावर -2x इंटू कॉस एक्स प्लस का 2 टाइम्स साइन एक्स। तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में हमें पुट करना है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर जो हमने डाला था 3, इससे v की वैल्यू हमको कम्प्लीटली मिल चुकी है, जिसको हम अगले पेज पर देखेंगे। अगले स्टेप में v इज़ इक्वल टू माइनस, ये लिखा हुआ था, इसको शुरू में लिख देंगे माइनस का 1/2, तो ये वैल्यू आ गई है अगले स्टेप में, अगले पेज पे -1/2 इंटू कॉस एक्स। इसके बाद ये C1 था, C1 के बाद इस इंटीग्रल की वैल्यू जो अभी फाइंड की थी वो लिख देंगे, जो कि माइनस के 1/5 और ई टू द पावर -2x ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स है। और जब यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था, इसको इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो, यानी जब हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 डाला था, और उससे पहले देखिए जब इंटीग्रेट किया था यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2 यहाँ पर और ऐड करते हैं। ये चाहे हम यह शुरुआत में ही ऐड करते हैं या इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाए वहाँ पर करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप C2 यहाँ पर और इंक्लूड करते हैं, ताकि इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना होता है। और यहाँ ख़ास तौर से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चीज़ याद रखना चाहिए। तो हमें ये वैल्यू जब पुट की, यानी जो इक्वेशन नंबर 3 के लिए जो इंटीग्रल थी वो, उसके बाद यहाँ पर प्लस C2 है, वो वैल्यू भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -1/5 को शुरुआत में लिख दें, तो v बराबर आ गया -1/2 कॉस एक्स -1/5 C1 ई टू द पावर -2x कॉस एक्स प्लस का 2 साइन एक्स प्लस का C2। ये v की वैल्यू आ गई, इसलिए हम यहाँ पर अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इसे लिख देंगे, हैंस दी कंप्लीट solution of the given differential equation is, जो हमने शुरुआत में माना था y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू वी, तो यहाँ पर ई टू द पावर x v की वैल्यू पुट कर दें, जो कि आई है -1/2 -1/2 cos x -1/5 C1 ई टू द पावर -2x cos x प्लस 2 sin x प्लस C2। अब इससे ब्रैकेट ओपन करेंगे, e की पावर x का जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हमें y की वैल्यू मिलेगी -1/2 ई टू द पावर x cos x। जब इसमें इंटू होगा तो पावर e की पावर x दोनों ऐड हो जाएंगी, तो x में से -2x माइनस हो जाएगी, तो प्लस माइनस की x बचेगी, तो बनेगा माइनस का 1/5 C1 और e की पावर को कलेक्ट किया जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, -x बचेगा और इंटू में चल रहा है ये cos x प्लस का 2 टाइम्स sin x और प्लस इसमें e की पावर x का इस वाले टर्म में इंटू होगा तो मिलेगा C2 ई टू द पावर x। इस तरीके से हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिल चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर